तो आप सभी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तो ये सीटेट 2026 का 26 के लिए होगी और ये हिंदी का है। इसमें पेडागोजी और अनुचित प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग कल भी किए थे और आज भी कर रहे हैं। तो आप लोग का प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी जिससे और आप लोग का एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो देख रहे पहला अनुच्छेद को जैसे एग्जाम में आता है ठीक उसी प्रकार से लिए हैं और एकदम इसमें कोई अलग से नहीं है। ये एकदम से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जो आप लोग को काफ़ी यूजफुल होंगी। ठीक है, और आप लोग को ये एहसास होगा कि नहीं हम एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। ठीक, तो देख रहे हैं कि ये एक अनुच्छेद है, इसमें कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन इसमें चयन करना है और इसमें जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देख रहे हैं किसे है, इसका पैसेज में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला कि भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, लेकिन जो कक्षाओं होते हैं ना, इसमें समाज की भाषिक वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप में लाद दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। तो बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है और एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा यानी भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। तो भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। साथ में भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना होता है, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना होता है, उसमें ज्ञान के जो नए अवसर होते हैं इसकी संभावना का खुलना आदि होता है। ठीक है, एक से अधिक भाषा जो होती है, भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वालों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं इसको इस प्रकार से पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ने में हमको ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बल्कि उसका जो की पॉइंट होता है उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। तो देख रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सही कथन की पहचान करें। तो जब हम लोग पैसेज पढ़े थे उसमें क्या क्या की पॉइंट था, जैसे भारतीय समाज कैसा है, बहुभाषिक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ इस प्रकार से जो की पॉइंट आता है वो सबको पकड़ के रखना है, यानी उसको दिमाग में रखना है। फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के अनुसार जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन में कि जो पहला क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन है कि भारतीय समाज कैसा है, एकल भाषी है। दूसरा ऑप्शन में करा है कि भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती है। कैसे भाई, कैसे अवरुद्ध करेगी। थर्ड में कि समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। फोर्थ में कि बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। एकदम आवश्यक नहीं वाली बात कैसे हो गया, बहुभाषिक होना अच्छी बात है, बच्चे के पास बहुत सारे भाषा जानते हैं तो बहुत अच्छी है, उनको अलग अलग भाषाओं का नॉलेज रहेगा तो वो अधिक जान पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे। ये कैसे खराब हो गया, कैसे ये इसका उपयोग आवश्यक नहीं, इसका उपयोग तो है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि जो समाज के सभी बच्चे हैं ना वो बहुभाषिक होते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, समाज के सभी बच्चे क्या होते हैं, इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं। ये अनुचित प्रैक्टिस के समय यानी जो एग्जाम में अनुचित बनाते हैं उसका जवाब बनाते हैं, तो आपको अलग से कोई जवाब नहीं देना है, बल्कि जो पैसेज में लिखा हुआ है बस वही जवाब देना है और उसमें जो ऑप्शन मिलता है जो पैसेज के अनुसार मैच होता है उसी जवाब को लिखना है। ठीक, बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है, तो विभिन्न भाषाओं को बोलना और उनमें व्यक्त कर पाना। केवल लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करना, ये वाली बात गलत है। देश की कार्यालयी भाषा में लिखना व पढ़ना, ये वाली बात भी गलत है। हिंदी में साहित्य सृजन करना, ये वाली बात भी नहीं होगा। लेकिन ये जो ना विभिन्न भाषाओं को बोलना और उनमें व्यक्त करना, तो ये वाली बात सही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए गद्यांश को फिर से वही गद्यांश से, ठीक है, और इसका क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है,
बच्चों की सृजनात्मक बाधित होती है, बच्चे एकलभाषी होते हैं, बच्चों में समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपना जवाब देने का कोशिश कीजिए ताकि आपका भी जो तैयारी है किस प्रकार से बना है वो भी मजबूत बन जाएगी। ठीक, और ये पैसेज जो होता है ना, ये सभी टेट के लिए जरूरी होता है। जिसका भी हिंदी लैंग्वेज है उसके लिए जरूरी बन जाता है, क्योंकि पैसेज तो कहीं से भी देते हैं और पैसेज तो जो पूछने का टाइप होता है लगभग कुछ कुछ क्या कहते हैं, कुछ तरफ से यानी कुछ भाव से तो समान ही होते हैं, और कुछ थोड़ा सा अलग हो जाने से तो उसमें तो खुद से मेहनत करने पर हो जाएगा। तो देख रहे क्वेश्चन 4 नंबर का, भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है? जो भाषा का विकास है इससे क्या अभिप्राय है? शब्द भंडार का सीमित होना, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना, संविधान की सूची में स्थान प्राप्त करना, भाषा संबंधी पाठ्यक्रम में वृद्धि होना। तो जो भाषा के विकास है इससे क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या होगा, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का देख रहे हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन, एकलभाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में कि शब्द चयन, अधिकार, बिंब, ज्ञान सत्ता, उदाहरणों का भंडार, शब्द चयन, बिंब विधाएं, पठन में रुचि, बिंब व शब्द भंडार। इसमें क्या है, शब्द चयन और बिंब विधाएं, बिंब और विधाएं हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का देख रहे हैं, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नजरअंदाज करने से क्या अभिप्राय है? तो जो कक्षा है उसमें बहुभाषिक स्थिति को नजरअंदाज करने से क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा है कि बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति, या फिर सेकंड में कर रहा है कि बच्चों को मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करवाना, या फिर त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, या फिर चौथा में केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा है कि बहुभाषिक स्थिति को अगर नजरअंदाज करेंगे तो इससे क्या होगा, तो केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, कौन सा शब्द भिन्न है? इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है? बोलना, सुनना, पढ़ना, खुलना। तो ये जो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारे किस चीज में आ जाता है? भाषा सीखने सिखाने के लिए आ जाता है। ठीक है, सीखने के लिए आ जाता है। और लेकिन जो खुलना वाला शब्द है ये दूसरी चीज के लिए आ गया, तो ये वाला बात अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का देखें, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्षेत्रीय, दूसरा ऑप्शन संभावना, थर्ड में प्रक्रिया, उद्देश्य। तो ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? देखिए लगा के, क्षेत्रीय से क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता, फिर संभावना से संभावनाता, क्या बनता है? प्रक्रिया से प्रक्रियाता बनता है, उद्देश्यता नहीं बनता है ना, लेकिन क्षेत्रीयता हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बिंब का अर्थ क्या है? तो बिंब का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूक्ष्म कण, गोल टीका, व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ, अत्यंत सूक्ष्म गोल आकृति का चिन्ह। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। ठीक है, व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 का, किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है? दीप्तिमान सपनों से पावन, ओ ये दूसरा वाला पैसेज का आ गया। ठीक है, इसमें पैसेज ये गद्यांश है, नहीं काव्यांश है, ये काव्यांश है।
ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसको, फिर प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ज्योतिर्मय यह देश हमारा, धवत हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से ये चलता पथिक सनातन, अंधकारमय पतन निशामी, दीप्तिमान सपनों से पावन, पुण्य श्लोकीय श्रेय प्रंत का कोटि कोटि जनगण प्यारा, जनगण का प्यारा, महिमामय स्मृतियों से जगमग अजर अमर, ये चिर चिर सुंदर जगत वेद्य वंदे विश्रुत गरिमामय, अगणित गुण गाथा से मनहर, यह पुराण नित्य नूतन गतिमय, जीवन मरण सहारा, घोर मूर्छना में स्पंदमय, जागृति में कंपित पीड़ामय। तो ये एक काव्यांश है और इसके आधार पर हम लोग को आंसर देना है, जो प्रश्न में पूछा गया उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दीप्तिमान सपनों से पावन, ऑप्शन है कि दीप्तिमान सपनों से पावन, जगत विंध्य विस्तृत गरिमामय, कोटि कोटि संवत्सर से यह, फिर ज्योतिमय यह देश हमारा। तो यह इस पंक्ति से बाहर निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय। तो ये सारे ऑप्शन था, इस ऑप्शन में से आपको जवाब देना है कौन सा वाला सही होगा, कौन सा वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जग वंदे विस्तृत गरिमामय, ये हमारा भाव निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है क्वेश्चन की प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। देश के संघर्ष काल का चित्रण, देश के निर्माण काल का चित्रण, देश के गौरवमय यश का चित्रण, या फिर देश की चुनौतियों का चित्रण। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा, देश के गौरवमय, जो देश के गौरवमय यश का चित्रण है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है। तो स्वर्ग भूमि के, हिमालय पर्वत, चलते रहने वाला पथिक, या पवित्र श्लोक, इसमें किसके लिए माना है। ये पवित्र श्लोक के कल्याणकारी मार्ग को, यानी देश के जो कल्याणकारी मार्ग है, ये पवित्र श्लोक के समान माना है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेक गुण गाथाएं, महिमामय स्मृति, धवल हिमालय, पुण्य श्लोक। कौन सा है। अनेक गुण गाथाएं। ठीक, विस्तृत का अर्थ है, विस्तृत का अर्थ क्या होगा। विस्तृत का अर्थ कौन सा वाला हो जाएगा। प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है। अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है। तो अरुण जो है, यह रेखांकित शब्द क्या है। तो क्या है ये। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्या है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विशेषण हो जाएगा। हाँ, अब 116 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को, ठीक है, सुनने को मिलती है। अब ये पेडागोजी वाला सवाल है। तो दो भाषाओं का सुनना, ये जो दो भाषाओं का सुनना किसके लिए लाभकारी, बच्चों के लिए लाभकारी, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो देखिए, जो हम लोग ऊपर के पैसेज पढ़े थे ना, उसको अगर ध्यान से पढ़ लिए होंगे होते, या इस प्रकार के पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे, तो आपका ये जो पेडागोजी वाला सवाल है ना, उसमें भी मदद मिलती है। तो जो बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषा सुनने को मिलती है, तो दो भाषा का सुनना क्या होगा, बच्चों के लिए लाभकारी तो होगा ना।
इसमें लाभकारी तो होगा ना, यही ना पढ़े थे हम लोग पैसेज में। तो ये अधिक से अधिक भाषा सीख पाएंगे बच्चा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अगर 17 नंबर का क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो जो सवाल है कि इसमें पूछा गया है कि मातृभाषा के जो अधिगम है उसके दौरान जो भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, बोलने से पहले क्या करें, साक्षरता सीख लेंगे, या अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना, रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द यानी कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है। ठीक है, अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला कथन पूछना बताना है। ठीक है, तो भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, तो ये वाली बात तो सही है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल से गलत है। और क्वेश्चन पूछा ही गलत है, इसलिए इसी का दोस्त गलत का दोस्त गलत ही होगा ना। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ और मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। तो कौन सा वाला जवाब सही हो जाएगा? सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान क्या हो जाएगा? 19 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ, ये वाली बात बिल्कुल से गलत है। ठीक है, तो यही खराब प्रणाली हो जाएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है? तो जो पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, अनुच्छेद का सारांश लिखना, अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध यानी जुड़ाव को समझना, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करना। ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जो अनुच्छेद है उसके अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद कैसे पहचान करें, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो भाषा अंतरण यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग, समूह संग्रह, संस्कृति प्रघात, शब्द अनुक्रमणिका। ठीक है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? नहीं वाला। ठीक है, पहले ही हेडिंग कर देता है। ठीक है, हेडलाइन कर दिया होगा। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? 21 नंबर का क्वेश्चन थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति प्रघात। अब देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा है, हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, प्रथम भाषा भारतीय भाषा है, अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। तो कौन सा वाला जवाब हो जाएगा? तो देखिए, जो अंग्रेजी भाषा है ना थोड़ा सा जटिल है, ये बात सही है।
हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। तो जो मातृभाषा होता है, जैसे अपना भाषा, वो हमें क्या मिलता है, अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है, बेहतर अवसर मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं। लेकिन अगर दूसरा भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए टीचर रखना पड़ता है या फिर उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये वाला इसलिए सही है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। ये किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि शेष जैविकी कार्यों का विकास, यानी बीएफ स्किनर का है, नॉम चॉम्स्की का है, लेव वाइजोव्स्की का है या फिर जीन पियाजे का है। किसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, ये किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि शेष जैविकी कार्यों का विकास होता है। तो किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ना। फॉर 24 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वास्तविक संवाद में नियमों का प्रस्तुतिकरण, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण में नियमों के अभ्यास करने का अवसर देना, या फिर फोर्थ ऑप्शन में नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रिल और रटने वाली बात नहीं होगा ना। 25 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना। सेकंड में कह रहा है कि कला और विज्ञान में समानता, रटने की प्रवृत्ति और परीक्षा के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। तो मुख्य प्रक्रिया के रूप में यही वाली बात गलत है और पूछा ही गलत है, तो यही वाला बात सही है। यही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। अब 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? ऐसी कक्षा, फर्स्ट ऑप्शन में, ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है जिस उससे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। ठीक है। अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं, अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे। ये तो एक रोबोट का ही कार्य हो जाएगा, चुपचाप बैठा हुआ जो ऑर्डर देगा वही सुनेगा। और थर्ड में क्या हो जाएगा कि विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो। ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। एक अध्यापिका विद्यार्थी को कहानी का रोल करने के लिए कहती है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन जो रोबोटिक वाली बात है वही सही होगा, क्योंकि इसका दोस्त ही नहीं वाला है, इसीलिए दोस्त नहीं का दोस्त नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखें 27 नंबर का क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? कथावाचन आधारित शिक्षण शास्त्र। सेकंड में कह रहा है कि कला एवं खेल समावेशी शिक्षण शास्त्र। थर्ड में कह रहा है कि दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा। और फोर्थ में कह रहा है कि विषयों के बारे में अंग्रेजी सोचना और बोलना। तो 27 नंबर का क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? तो ये वाली बात गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। करा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण, बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संघर्ष पूर्ण नहीं है? तो कौन सा वाला जवाब हो जाएगा?
तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में कराए कि अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों में यानी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। सेकंड में करें कि अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। थर्ड में कर रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दे और आत्मनिर्भर बनने में मदद करे। फोर्थ ऑप्शन में कर रहा है कि अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। तो देखिए ये सारी बात सही है, सारी बात सही है, लेकिन ये निरुत्साहित करने से क्या बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? ये वाली बात गलत है और जिसका दोस्त गलत है उसका दोस्त भी गलत ही होगा। तो नहीं का दोस्त नहीं हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन, आप देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। कह रहा है क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है कि अध्यापक उसके अनुसार योजना बना। सेकंड में कह रहा है कि अध्यापक को प्रमाणिक पाठ्य सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड में कह रहा है कि अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए और देखे कि क्या किया जा सकता है। फोर्थ में कह रहा है कि अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, जो अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। वह कक्षा में जाए और देखे क्या किया जा सकता है, तो ये वाली बात बिल्कुल से गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, विचार तो करना पड़ेगा ना, तभी तो बच्चा पढ़ पाएंगे अच्छा से। जब सवाल करेंगे बच्चे और अच्छे से अच्छे जवाब देने का कोशिश करने के लिए तो हमें विचार करना ही पड़ेगा, बिना विचार किए कैसे जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 30 का, जैसे कि पूछ रहे क्वेश्चन में, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? तो जब हम लेसन प्लान करते हैं तो लेसन प्लान करते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों के सीखने की गति का, या फिर आपके पाठ के दिन का समय को, या फिर गतिविधियों का क्रम को, या अनुच्छेद के बारे में अभिभावक की पसंद। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, जब लेसन प्लान कर रहे हैं तो इसमें अभिभावक कहाँ से आ गया? तो अभिभावक के अनुसार, यानी अभिभावक के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार अनुच्छेद के बारे में, ये वाला कैसे हो जाएगा? तो ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। गतिविधि का कैसा क्रम रहेगा, ये भी सही है। आपके पाठ के दिन का समय क्या हो जाएगा, ये भी समय सही है। कितने टाइम का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, या 5 मिनट का, या फिर इसी प्रकार से जो टाइम पीरियड बनाएंगे वो सही है। विद्यार्थियों की सीखने की गति का, यानी कितने समय पर सीख पाते हैं बच्चे, ये भी सही है। तो ये तीनों चीज़ ध्यान में रखकर लेसन प्लान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको स्पीड में देखना है स्पीड में देख लीजिए, और आपका इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोगों को आसानी होगी जवाब देने में, और आप लोग बिल्कुल बहुत जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू।